नमस्ते फ्रेंड्स, आज मैं फिर आप लोगों के सामने अपने YouTube चैनल में उपस्थित हूँ। मैंने पिछले कई वीडियो हमने बनाए हैं, आप लोगों ने देखा और हमें जो प्यार दिए हैं, मैं आप लोगों को अपने YouTube चैनल की ओर से और अपने दिल से धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों, आज हम महात्मा गांधी पे चर्चा करेंगे और देखते हैं, आज हम आपको बताएंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का क्या योगदान है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है और उसी दिन पूरे विश्व में अहिंसा दिवस के रूप में हम गांधी जी को जयंती को मनाते हैं। और फिर हमने पिछले 2 अक्टूबर को हमने ये संकल्प लिया था कि भारत को प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए 2022 तक अभियान चलाई जाएगी। इस बार हम संपन्न लें और फिर 2 अक्टूबर के गांधी जयंती पे हम फिर ये शपथ लें कि भारत से कोरोना जैसे महामारी को लड़ने में हम सफल हो पाए और इन महामारी को हम भारत से भगा सके और जल्द से जल्द हम इस युद्ध से बाहर आ जाएं। तो आज बस हमें इन्हीं गांधी जी पर चर्चा करनी है। आज हम चर्चा पूर्ण रूप से उन महापुरुषों और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर करेंगे जिन्होंने अपने राष्ट्र के निर्माण में और देश की स्वतंत्रता के लिए अपने जान को भी आहुति दिए और बलिदान दिए हैं। महात्मा गांधी के साथ साथ हमारे देश में सब उन नौजवानों ने भी देश के स्वतंत्रताओं के लिए अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। हमें कल वीडियो बनाना चाहिए था, इसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी मांगता हूँ। कल भगत सिंह का जन्मदिन थे और भगत सिंह जी ने भारत की राष्ट्रवाद में और स्वतंत्रता में उन्होंने पूर्ण आहुति दिया और यहाँ तक कि वो बलिदान भी चले गए, फांसी पर भी चले गए, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत के सामने उन्होंने सर नहीं झुकाया। उन्होंने यह साबित किया कि भारत बहुत जल्द ब्रिटिश हुकूमत से निकलेगा और स्वतंत्रता की झंडा लहराएगा। और उन नौजवानों को और उन महापुरुषों को हम सभी 137 करोड़ देशवासियों की ओर से अपने दिल से उन्हें धन्यवाद देते हैं। और आज भी ज़रूरी नहीं है कि भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस ये केवल ब्रिटिश हुकूमत में ही आए या ऐसा हो। जब भी ये धरती पे, जब भी किसी देश पे जब जुल्म की ताकतें बढ़ती है, गरीब, अनाचार और संत हो या निहत्थे व्यक्ति, आम इंसान, इन पे जब भी जुल्म होता है तो ऐसी ताकतें, ऐसी महापुरुषों का जन्म होता है और ऐसी जुल्म की ताकतों को उखाड़ के फेंक दी जाती है। आज हम महात्मा गांधी पे चर्चा करेंगे। महात्मा गांधी जो अपने सत्य और अहिंसा की बल पर ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ने का संकल्प लिया और उन्होंने इस संकल्प को पूरा भी किया और दुनिया को इन्होंने ये बताया भी कि केवल हथियार और बम बारूद से ही साम्राज्यों को विनाश नहीं किया जा सकता है, बल्कि अपने सत्य और अहिंसा के बल पर भी, अपने सच्चाई के बल पर भी, अपने सत्य के राह पर भी बड़े बड़े पाप के साम्राज्यों को उखाड़ा जा सकता है। और वो गांधी जी ने करके दिखाए और दुनिया को यह संदेश दिए कि ऐसा संभव है। हम शांति प्रिय से, अहिंसा प्रिय से अगर हम किसी ताकतों का विरोध करते हैं, उनके खिलाफ जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम उनके सामने कमज़ोर है या हम उनके सामने झुक गए हैं, हम उनके सामने लड़ने लायक नहीं हैं। क्योंकि सबसे बड़ा ताकत आप है, आपका बुद्धि, आपका माइंडेड है। अगर हम किसी ताकतों, किसी जुल्मों के खिलाफ अगर हम ही जुल्म करेंगे, अगर हिंसावादी करेंगे, तो फिर उनमें और हमें क्या फ़र्क रह जाएगा।
क्या अंतर रह जाएगा। और किसी विदेशी शक्तियों को खाने के लिए अपने संपत्तियों को नष्ट करना, सार्वजनिक संपत्तियों को नष्ट करना, ये कहाँ के न्याय है। हमने बहुत आहुति, हाँ हम इससे मानते हैं कि केवल सत्य और अहिंसा के ही बल पे केवल हम बड़े से बड़े साम्राज्यों को नहीं उखाड़ सकते, लेकिन हमें दोनों की आवश्यकताएं होती है। लेकिन वो एक समय होता है। गांधी जी ने भी अपना बहुत बड़ा योगदान दिए और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के जो योगदान रहा है, आज हम उन्हीं योगदानों पे चर्चा करेंगे। आज हम पहले गांधी जी के जीवन कथा से आरंभ करते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को 1869 को गुजरात के पोरबंदर जिला में हुआ था। उनका पिता के नाम करमचंद गांधी और उनकी माता के नाम पुतलीबाई। इनकी कम उम्र में ही 13 वर्ष की उम्र में ही कस्तूरबा गांधी के साथ इनकी विवाह हुआ। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से जाना जाता है। वो एक अच्छे संपन्न परिवार में वो जन्म लिए थे। उनका पिता राजकोट के दीवान थे। महात्मा गांधी ने 1889 में वे लॉ की पढ़ाई करने के लिए वो लंदन चले गए और 2 सालों तक उन्होंने वहाँ लॉ की पढ़ाई किए और 1891 में वो भारत लौटे। भारत लौटने के बाद में उन्होंने मुंबई हाई कोर्ट में वकालत किए और मुंबई में पहली बार इन्होंने ब्लेस्टिक की स्थापना की है। महात्मा गांधी 1893 में ये अफ्रीका गए। जब वहाँ भारतीय व्यापारों पर काले और गोरे के लेकर के भेदभाव लेकर के जब इन पर जुर्म होने लगा, तो इन्हीं के सिलसिले में और इसी को केस लड़ने के लिए इन्होंने दक्षिण अफ्रीका गए और अफ्रीका में 1908 में इन्होंने वहाँ पे पहली बार सत्याग्रह आंदोलन चला और यहाँ तक कि उन्होंने वहाँ सफल भी रहा। गांधी जी 1909 में हिंद स्वराज पुस्तक की रचना किए और इसी पुस्तकों में उन्होंने भारतीयों को यह संदेश दिए कि अगर भारत गुलाम है तो वहाँ के नागरिकों की वजह से है। कहीं न कहीं अगर यहाँ के नागरिक ही उन मुट्ठी भर अंग्रेजों को साथ दे रही है तो अवश्य यही उन्हीं के द्वारा यहाँ शोषण किया जा रहा है। अगर हम ब्रिटिश सरकार को साथ ही न दे, साम्राज्य को साथ ही न दे, तो मुट्ठी भर अंग्रेज हम पे वो शासन कैसे कर पाएंगे। हम करोड़ों भारतीय के बीच में कुछ मुट्ठी भर अंग्रेज विदेशी हमारे देश में हुकूमतें चला रहे हैं, हमारे धरती माँ को लूट रहे हैं, हमारे माँ भारती को लूट रहे हैं और हम शांत बैठे हैं। इन सब का जिक्र महात्मा गांधी ने 1909 के हिंद स्वराज पुस्तक में उन्होंने किया था। 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले के आग्रह पे महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे और इन्हीं के भारत वापसी पर भारत में 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। महात्मा गांधी जब भारत आए तो उनके आने से 1 वर्ष पहले फर्स्ट वर्ल्ड वार आरंभ था, प्रथम विश्व युद्ध आरंभ था। देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, ये पूरी दुनिया 2 भागों में बढ़ चुकी थी, एक धुरी राष्ट्र और एक मित्र राष्ट्र। धुरी राष्ट्र में जर्मनी, जापान, इटली आदि देश शामिल थे, तो वही मित्र राष्ट्र में अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस इत्यादि देश शामिल थे। प्रथम विश्व युद्ध का भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर बहुत प्रभाव पड़ता। हम यहाँ देखते हैं कि जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वार जब होता है तो ब्रिटिश सरकार ने उस समय हमारे देश में कोई बड़ा लीडर नहीं था जो केंद्रीय स्तर पर नेतृत्व कर सके, और कोई बड़ा लीडर ना होने के कारण जिसका हानि हमें उठाना पड़ा
और भारतीय इकोनॉमी का यहाँ पे कमर टूटता है। और यहीं से देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीय इकोनॉमी के लेकर के हमारे देश में कोई बड़ा लीडर न होने के कारण इसका लाभ ब्रिटिश सरकार को मिलता है। उन्होंने प्रथम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यहाँ के सेना, संसाधन, यहाँ की इकोनॉमी सबको इन्होंने इस्तेमाल किए और इसके लेकर के वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी उनकी इकोनॉमी बनी रही और भारत की इकोनॉमी के कमर टूटी, जिसके कारण हुआ कि भारत में भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी ये सब उत्पन्न और जिसके कारण जगह जगह विद्रोह आरंभ हुआ और इसका प्रभाव एक राष्ट्रवाद पर भी पड़ा। जब महात्मा गांधी 1915 में जब ये भारत लौटे तो इस समय इनको भारत की राजनीति के लेकर के कोई उतना परिचित नहीं थे। इसी समय गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को यह विचार दिए कि गांधी जी आप सबसे पहले कि आप पूरे भारतवर्ष को घूमिए, भारत को समझिए, इस देश में जनता, यहाँ की राजनीति व्यवस्था, यहाँ के भौगोलिक, यहाँ के मानसून, यानी जब तक आप भारत को नहीं समझेंगे तब तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आपको कार्य करने में बहुत कठिनाई होगा। किस मुद्दा पे आप चलेंगे, किस प्रकार से आप अंग्रेजों के सामने अपना प्रस्ताव रखेंगे, तो ये परेशानी, इसके लेकर के आपको पहले पूरे भारत को घूमना चाहिए। गोपाल कृष्ण गोखले के आग्रह पे ही, कहने पर महात्मा गांधी ने पूरे भारत को उन्होंने देखा, भारत को उन्होंने घूमे। महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु भी बनाया, ठीक है। और इसी के बाद महात्मा गांधी जब पूरे भारत को जब इन्होंने घूमा तो इसी समय 1916 की घटना है जब महात्मा गांधी लखनऊ पहुंचे और उस समय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ। ये अधिवेशन का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट आदि महापुरुषों के द्वारा, नेताओं के द्वारा किया जा रहा था। इसी लखनऊ अधिवेशन में जब यहाँ इन्होंने पहुँचे तो इनका जो है मुलाकात यहाँ पे एक चंपारण के किसान जमींदार राजकुमार शुक्ला से हुआ। और राजकुमार शुक्ला जी ने इन्होंने चंपारण में हो रहे नील के खेती, नील के द्वारा अंग्रेजों, नील के हथियार बनाकर अंग्रेजों द्वारा चंपारण वासियों के किसानों पर किया गया जुल्म, वहाँ के 3 कट्ठिया प्रथा, वहाँ किसानों की परिस्थिति, चंपारण की परिस्थिति, इन सब पे जो है यहीं पे महात्मा गांधी और राजकुमार शुक्ला के बीच में वार्ता हुई और महात्मा गांधी को यहीं से पहली बार राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश होने का एक रास्ता यानी एक मोर्चा खुल गया और इन्होंने इसी चंपारण की मुद्दा को लेकर के इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इन्होंने प्रवेश की। हालांकि प्रथम विश्व युद्ध में महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेजों को समर्थन भी किए। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों को समर्थन किए। गांधी जी को हम यहाँ गलत नहीं समझ सकते। गांधी जी ने जो प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों को मदद दिए क्योंकि इनको लगा कि अगर हम अंग्रेजों को मदद अगर हम देते हैं तो हमें 1920 तक यानी युद्ध के समाप्ति के बाद हमें स्वराज मिल जाएगी। लेकिन इससे महात्मा गांधी को भी बहुत बड़ा धोखा मिला, यहाँ उनको धोखा मिला और इसी युद्ध से प्रभावित होकर के अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को कैसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। जब महात्मा गांधी 7 से 8 अप्रैल 1917 को जब वे पटना पहुंचे, पटना में उन्होंने 2 से 3 दिन बिता और पटना में 2 से 3 दिन बिताने के बाद अब 11 से 12 अप्रैल को ये मुजफ्फरपुर पहुंचे और मुजफ्फरपुर के एलएस कॉलेज, लंगट सिंह कॉलेजों में उन्होंने वहाँ 2-3 दिन तक उन्होंने पढ़ाने के भी कार्य किए और उसके बाद इन्होंने 13 से 14 अप्रैल को
ये चंपारण पहुँचे और चंपारण के कलेक्टर से उस समय वो मिले और चंपारण में हो रहे सरकार के द्वारा किसानों पर अत्याचार, नील की खेती करना, जबरन थोपा जाना, उन पर ऋण के में दबाना, उनकी ज़मीनों को अवैध रूप से हड़पना, 3 कठिया प्रथा, इन तमाम पर गांधी जी ने मुद्दा रखे। लेकिन उस समय गांधी जी को जेल कर दिया गया। गांधी जी ने पहली बार भारत में वहाँ पे जेल भी गए और इसी जेल जाने के बाद गांधी जी के समर्थन में वहाँ पे चंपारण के लोगों ने भी खड़ा हुए और इस प्रकार से गांधी जी के साथ आंदोलन में जुड़ गए। तो उस समय जो 3 कठिया प्रथा था, देखिए इसे हम एक चंपारण आंदोलन के भी नाम से जानते हैं। और गांधी जी के जो पहला सपना जो था, जो पहला सपना इनका चंपारण बना और गांधी जी के जो पहला सफलता और आंदोलन के जो वहाँ से जो सफलता मिला उसका भी सबसे बड़ा कारण एक चंपारण रहा कि चंपारण में उन्होंने लोगों का जन समर्थन मिला और इसके लेकर के वो यहाँ तक अंग्रेजों को उनके मुद्दा पर झुकना भी पड़ा। जैसे 3 कठिया प्रथा क्या था, तो 3 कठिया प्रथा जैसे किसी किसान के पास अगर 1 बीघा जमीन होता था, उसमें से 3 कट्ठा में वो अन्य फसल उत्पादन करते थे और 17 कट्ठा में नील की खेती करना पड़ता था। और नील की खेती करने से जमीन बंजर पड़ जाता था, भूमि बंजर पड़ जाता था, जिसके कारण किसान उस पर कोई दूसरा फसल उत्पादन नहीं कर सकते थे। और दूसरा, अगर ये नील उत्पादन भी कर ले तो इनको नील का उचित मूल्य नहीं दिया जाता था, जिसके कारण किसान जो थे ना तो वो खाद बीज इनका वो भरपाई कर पाते थे। दूसरा, ये खाद्यान्न के उत्पादन इनका इतना कम था कि इनके अपने मैनेजमेंट करने के लिए, अपने खाने के लिए भी बाजार से खरीदना पड़ता था और उससे खरीदने में ये सक्षम नहीं होते थे, क्योंकि इनका जो अन्न था, इनके वस्तु का उचित मूल्य ही नहीं मिलता था। तो ये कहाँ से खरीद पाएंगे? और इसके लेकर के गरीबी, भूखमरी और इनके ऊपर कर्ज का बोझ बनते चला गया, जिसके कारण ये जमींदारों से लिए हुए पैसे भी नहीं चुका पाते थे और इसके कारण इनकी जमीन छिन जाती थी, किसान इस सरकार के 3 कठिया प्रथा से भी परेशान थे, उब चुके थे और जबरन नीलों की खेती थोपा जाना किसानों पर, यह भी एक किसानों के लिए बहुत बड़ा समस्या बना हुआ था। गांधी जी ने यहाँ शर्त रखे कि किसानों को नील की खेती से मुक्त किया जाए, उन्हें कृषि करने के लिए स्वतंत्र किया जाए। अगर महामारी, अगर प्राकृतिक घटना, अकाल, सूखा इन परिस्थिति पड़ता है तो किसान को दिए गए ऋण सरकार को माफ करनी चाहिए। ठीक है, 35% बोनस देने की इन्होंने बात की। ठीक है, उसके बाद किसानों को उचित मूल्य दिया जाए और इनको स्वतंत्र कृषि किया जाए। बाद में तो प्रशासन ने इनकी मांगों को ठुकरा दिया, लेकिन जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब इनकी मांग पहुंची तो इनकी मांगों को स्वीकार कर लिया गया और स्वीकार करने के बाद सरकार ने एक कृषि कानून बनाए और एक कृषि जांच कानून बनाए, जिसके तहत किसानों के जांच के लिए इसमें गांधी जी के भी सदस्य बनाया गया और किसानों को कृषि में जो है किए जा रहे जबरन नील की खेती से इनको मुक्त किया गया और अब यहाँ से किसान स्वतंत्र हो गए। इनके टैक्स में कमी की गई, इनकी ऋणों को माफ कर दिया गया और इस प्रकार से ये महात्मा गांधी का जो पहला भारत में एक सफल आंदोलन रहा। इसी आंदोलन ने महात्मा गांधी को एक मास लीडर के रूप में, एक लीडर के रूप में यहाँ पे एक लोकप्रिय बन गए। और इसी समय, इसी चंपारण सत्याग्रह के समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी से मिले और दोनों के मुलाकात चंपारण में होता है। फिर हम देखते हैं कि इसी आंदोलन से खुश होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिए, जबकि महात्मा गांधी ने टैगोर से प्रभावित होकर के उन्हें गुरुदेव की उपाधि दी। और इस प्रकार से महात्मा गांधी, चंपारण सत्याग्रह,
फिर इन्होंने खेरा में किसानों पर ज़्यादा लग रहे टैक्स और किसानों के द्वारा किए जा रहे जुल्म और अत्याचार के खिलाफ इन्होंने खेरा में सत्याग्रह किए और वहाँ पे इनका मुलाकात जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल से हुआ। ये खेरा में भी सफल रहे। फिर हम देखते हैं अहमदाबाद मीरहट तक, ये यहाँ भी सफल होते हैं। और इसके बाद अब अंग्रेजों को लगा कि अगर हम गांधी को हर जगह सपोर्ट करते चले गए, अगर हम इस प्रकार से गांधी सफलता होते चला गया तो फिर मेरे लिए सबसे बड़ा चुनौती। और शुरू में अंग्रेजों को ऐसा लगा कि गांधी हमारे लिए चुनौती नहीं बनेगा, लेकिन 3 वर्ष के बाद ही लगभग 1918 तक उत्तर पूर्वोत्तर भारत में एक राष्ट्रीय लोकप्रिय नेता के रूप में महात्मा गांधी एक लीडर के रूप में उभरे। इसके लेकर के ये अब अंग्रेजों के सबसे बड़ा ये चुनौती बनते चले गए। और इसी के बाद इन्हीं पर अंकुश लगाने के लिए और इनके बढ़ते हुए लोकप्रियता को खत्म करने के लिए अंग्रेज सरकार ने 1919 में रॉयलेट एक्ट लाया। और देखते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड भी होता है। और इसी समय महात्मा गांधी ने एक शब्द इन्होंने प्रयोग किया था कि 1757 की पलासी के युद्ध ने ब्रिटिश सरकार के नींव रखी थी और 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड ने इस नींव को हिला दिया है। रविंद्रनाथ जैसे राष्ट्रवादी नेताओं ने, बाल गंगाधर जैसे राष्ट्रवादी नेताओं ने अंग्रेजों को इस नीति का आलोचना करते हुए इन्होंने पूर्ण रूप से एक राष्ट्रीयता में आ गए। और इसी समय महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन आरंभ करने की इन्होंने प्रस्ताव लाया। अब इनका मानना था कि अगर सरकार जो जनरल डायर के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं की, अगर न्याय नहीं मिला तो हम असहयोग आंदोलन करेंगे। और गांधी जी ने उन्होंने 1920 से 22 के बीच में उन्होंने असहयोग आंदोलन भी चलाया। इस प्रकार से महात्मा गांधी के द्वारा देश में कई महत्वपूर्ण आंदोलन चलाए गए। जैसे हम 3-4 आंदोलन की हमने चर्चा किए हैं कि चंपारण सत्याग्रह, खेरा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल हड़ताल। फिर हम देखते हैं कि असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से भारत में आरंभ हुआ। इसके तहत इनका यह उद्देश्य था कि अगर हम अंग्रेजों को साथ कहीं न कहीं दे रहे हैं, हम अंग्रेजों को टैक्स न दें, अंग्रेजों के साथ सहयोग न करें, यानी वकील कोर्ट में काम करने न जाए, किसान कृषि करना छोड़ दें, बच्चे स्कूल जाना छोड़ दें, टीचर स्कूल जाना छोड़ दें, जज कोर्ट में जाना छोड़ दें, यानी सरकारी अधिकारी भी सरकारी ऑफिस में जाना जब बंद कर दे तो ब्रिटिश सरकार अपने आप टूट जाएगी। और इसी समय 1920 में ही बहुत दुखद घटना है कि बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु हो गया। और बाल गंगाधर तिलक मृत्यु के बाद यहीं पे एक तिलक फंड के भी स्थापना किया गया, जिसके तहत लगभग सप्ताह दिन के अंदर में करोड़ों रुपये जमा किए गए। और इससे जो है बिहार विद्यापीठ, बंगाल विद्यापीठ, पटना विद्यापीठ, अहमदाबाद, मुंबई, इन सब में राष्ट्रीय स्कूलों के स्थापना किया गया। और भारत में पहली बार यहाँ पे यानी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और स्वदेशी वस्तुओं का यहाँ पे बढ़ावा दिया गया। इसे भारत में प्रथम द्वितीय स्वदेशी आंदोलन भी कहते हैं। यह आंदोलन 1922 तक चला। 1922 में गोरखपुर के, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला के चौरी चौरा नामक स्थान पे जो है कुछ हिंसक, कुछ आंदोलनकारियों द्वारा एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया गया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मर गए, जल गए। इससे गांधी जी बहुत दुखित हुए और दुखित होने के बाद इन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निश्चय किया। इनका यहाँ ये मकसद नहीं था, ये निश्चय नहीं था कि हम असहयोग आंदोलन के वापस, क्योंकि इनको यहाँ लगा कि हम यहाँ थे
अगर ब्रिटिश सरकार 1919 जैसा अगर कोई बड़ा घटना यहाँ करती है तो इसका भी जिम्मेदार फिर हमें मानी जाएगी। इसके लेकर के गांधी जी कोई बड़ा बर्ताव और लोगों पर हो रहे कोई बड़ा घटनाओं को लेकर के वो शंकित थे, चिंतित थे, और जिसके कारण हुआ कि इन्होंने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को इन्होंने वापस ले लिया। आलोचकों को मानना है कि अगर असहयोग आंदोलन अगर जारी होता तो शायद हमें यहाँ स्वतंत्रता मिल सकता था, लेकिन गांधी जी यहाँ भारत की स्वतंत्रता के भी पक्ष में नहीं थे, क्योंकि उस समय भी हमारे देश में बहुत बुराई और लोग जात पात धर्म अलग अलग टुकड़ों में बढ़ चुके थे, क्योंकि कुछ मुट्ठी भर लोग ब्रिटिश सरकार के विरोध कर रहे हैं और एक बड़े वर्ग जो है वो अंग्रेज सरकार के साथ थे। हम कुछ लोग मिलकर के इतने बड़ा यज्ञ को सफल नहीं बना सकते हैं। बड़े यज्ञ को सफल बनाने के लिए हमें बड़े से बड़े समूह और एकता संगठन की आवश्यकता होता है, देखिए, ताकि इस यज्ञ में सबके आहुति हो, सबका साथ हो, ताकि हम इस यज्ञ में सफल हो पाए। महात्मा गांधी यहाँ पे वो देखते हैं कि हमारे देश में भी कई जगह पे कमियां थी, क्योंकि जब 1915 में जब वो राष्ट्रीय आंदोलन में जब वो प्रवेश करने से पहले जब उन्होंने भारत को घूमा तो महिलाओं को राजनीति से दूर किया गया था। कई दलित समाज को, कई वैसे वर्ग को जो राष्ट्रीय आंदोलन में अपना भूमिका निभा सकते थे, उन वर्गों को यानी देश के बड़े वर्गों को उन्होंने अलग कर चुके थे। राष्ट्रीय राष्ट्रवाद से उन्हें अलग अनदेखा कर रहे थे, और कुछ ही लोग जो उच्च वर्ग के कुछ ही लोग यानी जो भारत के राष्ट्रवाद ये केवल बड़े नगरों में ही सिमट चुका था, ग्रामीण में इसके लेकर के किसी प्रकार के यह कोई हलचल नहीं था। इससे गांधी जी को ऐसा लगा कि अगर भारत स्वतंत्र भी होता है तो भारत को एक करने में बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण है। इसलिए इन्होंने यहाँ पे अंग्रेजी शिक्षा को और अंग्रेजी प्रशासन को इन्होंने ढाल बनाने के प्रयास किए, और इसके लेकर के इन्होंने भारत में सुधारने के इन्होंने प्रयास किए। संकल्प लिए कि अगर हम इनकी प्रशासन और इनकी जो है इन्हीं के द्वारा शिक्षा और इन सिस्टमों से अगर हमारी समाज सुधरती है, अगर हमारे देश में कुछ बदलाव होता है, जिसका परिणाम हमें एक बहुत बड़े राष्ट्रवाद को आंदोलन करने में हमें मिलेगा। गांधी जी इसके लेकर के ये भारत को एक करने में थे, और जिसका परिणाम होता है कि 1915 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश करते, और आप देखते हैं कि 1919 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। पहली बार भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला, और हम देखते हैं कि महात्मा गांधी के आंदोलन में सभी वर्गों के लोग यहाँ पे भाग लेते हैं। फिर 1922 के बाद इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन किए, नमक सत्याग्रह किए, उन्होंने डांडी मार्च की यात्रा किए, और इसमें जो है साबरमती आश्रम से इन्होंने डांडी तक के जो इन्होंने यात्रा की, और वहाँ पे नमक बना करके नमक कानून के तोड़े। यहाँ पे इनका आलोचना भी किया जाता है कि ये भगत सिंह के फांसी के लेकर के अंग्रेज सरकार से कोई पैरवी नहीं की है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि गांधी जी ने यहाँ पे एक पत्र मिला है कि इन्होंने पैरवी किए थे, लेकिन शायद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टाइम से पहले ही, जब तक गांधी जी के पत्र पहुंचता तब तक जो है भगत सिंह के फांसी हो चुका था। तो यहाँ कुछ बुद्धिजीवी और यहाँ मानना गांधी जी के है कि हम अहिंसावादी है, हम हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं, और इसके लेकर के इन्होंने साफ यहाँ किए थे। हाँ, यहाँ हम भी मानते हैं कि गांधी जी के वो गलती थी, वो था कि वो चाहते तो भगत सिंह को बचाया जा सकता था, परंतु ऐसा एक गलती के लेकर के उन्हें संपूर्ण योगदान को लेकर को नहीं नकार सकते हैं। ये भी सच्चाई है कि भारत को एकता और सत्य के राह पे चलाना, लोगों में एकता लाना, एक अखंड भारत का निर्माण करना, और लोगों में एक राष्ट्रवाद का बीज बोना, एक अपने मातृभूमि के प्रति एक प्यार जगाने में गांधी जी के यहाँ बहुत बड़ा योगदान हम देखते हैं। महात्मा गांधी इस समय जो है, जब इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान
ये जब सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान थे, तो इन्होंने जो अंग्रेज सरकार के पास जो इन्होंने 11 सूत्री जो मांग रखे, और इनको कहा गया कि अगर 11 सूत्री मांग अगर पूरा नहीं होगा तो हम सविनय करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे। यानी हम सभी से यह निवेदन करेंगे कि सरकार के साथ न जाए, ठीक है, और आंदोलन में भाग ले, ठीक है। इसी समय जो है गांधी जी के मनाने के लिए और गांधी जी से वार्ता करने के लिए जब ब्रिटिश गवर्नमेंट तैयारी हुई, तो इसके लेकर के जो है, और जो 1927 में जो साइमन कमीशन आया था, साइमन कमीशन में लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई इसके विरोध में। साइमन वापस जाओ की नारा भारत से दिया गया था, ठीक है। और साइमन कमीशन जो आया था 1919 में, जो एक्ट आया था, इसकी जांच के लेकर के आया था कि जो 1919 के एक्ट आया था ये कहाँ तक सफल है, ताकि इसके आगे का एक्ट को बनाया जा सके। और साइमन कमीशन के रिपोर्ट पे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1935 एक्ट बनाने की निर्णय लिया। इसको विरोध करने के रोकने के लिए महात्मा गांधी ने जो है 11 सूत्री मांग को भी इन्होंने इस समय पेश किए थे। और इसी समय जो है 1932 में जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, तो गांधी जी भी उसमें भाग लिए थे। और 1931 में गांधी इरविन के बीच समझौता हुआ था, और 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच इस समय हुआ था। इस समय ये महात्मा गांधी जो थे ये यरवादा जेल में थे, और जब भारत के पिछड़े वर्गों को, अंबेडकर को जब अलग चुनाव की, जब इन्हें ब्रिटिश सरकार से जब अलग चुनाव व्यवस्था की, जब इनको दर्जा जब मिला, तो इसके लेकर के गांधी जी को एक फिर मुद्दा मिला, और यहाँ गांधी जी ने उनका विरोध किए। और गांधी जी के मानना था कि अगर हम राज्य और समाज को जाति और धर्म चुनाव के आधार पर हम फिर बांटेंगे तो हम फिर बहुत बड़ा भूल कर रहे हैं। इसके लेकर के यरवादा जेल में जो है गांधी जी जब उपवास किए, तो उपवास करने के बाद जो है यहीं पे बाबा साहेब अम्बेडकर और सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को समझाने भी गए थे। और इसके बाद यहीं पे जब पूना पैक्ट जब हुआ, तो यहीं पे जो है अम्बेडकर ने मान गए, और इस प्रकार से चुनाव व्यवस्था को सार्वजनिक कर दिया गया कि चुनाव व्यवस्था में किसी प्रकार के किसी आरक्षित व्यवस्था नहीं किया जाएगा, कोई विशेषा व्यवस्था नहीं किया जाएगा। और इसके लेकर के यहाँ पे यानी अम्बेडकर और सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच एक वार्ता भी हुआ, और ये सफल भी हुआ। फिर उसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी के द्वारा आरंभ इस आंदोलन के लेकर के उन्होंने निश्चय। अब भारत छोड़ो आंदोलन जब आरंभ हुआ, तो इसका जो मुख्य कारण हुआ कि 1932 के बाद जब 1931 में जब भगत सिंह की फांसी हुई, तो यहाँ से गांधी जी के आलोचना होने लगी, जिसके कारण गांधी जी कुछ समय के लिए यहाँ से राजनीति से दूर हुए। और फिर 1939 में जब हम देखते हैं, 1939 में देखते हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर आरंभ होता है, जब वहाँ देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होता है, तो उस समय द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को बिना भारतीय नेताओं और भारतीय सरकारों से बिना इजाज़त लेते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को भी शामिल कर लिया। इसके लेकर के यहाँ के नेताओं को बहुत बड़ा नाराजगी हुई, और भारतीय सरकार ने भी ब्रिटिश सरकार को बहुत बड़ा आलोचना की। कांग्रेस ने यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के इस फैसला को आलोचना की, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस को ये लगा कि ब्रिटिश सरकार कोई भी निर्णय अगर अपने आप ले रही है, तो इसका अर्थ है कि वो हमारे बिना यहाँ पे कोई भी कार्य कर सकती है, यानी वो हमसे दूर होना चाह रही है, और वो जो है हमें राष्ट्रवादी मुद्दा से भटकाना चाहती है। और इसके लेकर के यहाँ पे जितना भी कांग्रेसी नेताओं थे और जितना भी प्रांतीय सरकार थे, उन्होंने जो है
त्याग पत्र दे दिए। और त्याग पत्र देने के बाद में भारतीय नेताओं ने, इन लोगों ने यहाँ विरोध किया कि भारत द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं होगा। और इसके बाद अगर हम देखते हैं कि जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ तो 1941 तक, 41 या 1941 तक जब हम यहाँ देखते हैं तो ब्रिटेन सरकार की परिस्थिति यहाँ खराब हो चुका था। उस समय तक हिटलर ने ब्रिटेन पर इतना दबाव बना रखा था कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो है धुरी राष्ट्र जो है एक तरह से मित्र राष्ट्र को पराजित करते जा रहे थे। और हिटलर ने लंदन जैसे शहरों को टारगेट बना रखा था, जिसके लेकर के ब्रिटेन को बहुत भीषण विनाश की सामना करना पड़ा और बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और हिटलर के सेनाओं ने, जर्मनी के सेनाओं ने इस समय ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा बमबारी भी किया था। इसके लेकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट जो था एक भय में आ चुकी थी। अब उसे ऐसा लगा कि अगर हमें भारत जैसे देशों को अगर हमें साथ नहीं मिलता है तो हम पूरी तरह से इस युद्ध में हम विनाश हो जाएंगे, हमारी नष्ट हो जाएगी। इसके लेकर के वो बहुत चिंतित थे। और इसी के चिंतित होते होते उन्होंने 1942 में एक क्रिप्स मिशन को भारत भेजा। क्रिप्स में 3 सदस्य स्टोफर्स्ट जो क्रिप्स थे, इसका मुख्य अध्यक्ष थे, ठीक है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पे एक क्रिप्स मिशन में इन्होंने इस मिशन को यह आदेश दिए कि तुम जाओ और भारतीयों को कुछ ऐसा आश्वासन देना जिससे भारतीय प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में हमारे साथ दे सके। अगर भारत अगर द्वितीय विश्व युद्ध में हमें साथ नहीं दिया तो हमें बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ेगा और बहुत बड़ा हार की सामना करना पड़ेगा। क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट उस समय जर्मनी के सेना और धुरी जापानी सेना से पूरा एक भयंकर में एक भय आ चुकी थी। इनके अंदर में एक डर पैदा हो चुका था। इनको ऐसा लगा कि अगर हम भारत को साथ नहीं मिलता है तो हम जो है पूरे विश्व से हमारी साम्राज्यवाद के भी यहाँ पे अंत हो जाएगा। और 1941 में पर्ल हार्बर पे हमला होने के बाद जो है अमेरिका भी अब द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश हो चुका था। और यहाँ पे एक तरफ तब तक जर्मनी और जापान जैसे देशों ने ब्रिटेन की परिस्थिति को खराब कर चुका था। मित्र राष्ट्र में कई देश, फ्रांस जैसे देश इस समय तक परास्त हो चुके थे। पेरिस जैसे राज्यों पर, शहरों पर जो है जर्मनी के सेनाओं ने पहले ही कब्जा कर चुका था। इसके लेकर के फ्रांस जैसे राष्ट्रों ने यहाँ कमजोर हो चुका था। अब ब्रिटेन के सामने ये सबसे बड़ा चुनौती था। और इसी चुनौतियों को खत्म करने के लिए और इसी चुनौतियों से मुकाबला करने के लिए उनको भारत की साथ को बहुत ज़्यादा आवश्यकता था। और इसी के बाद अगर हम देखते हैं तो जब क्रिप्स मिशन जब भारत आया तो क्रिप्स मिशन ने ये प्रस्ताव लेकर के आया कि आप हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में द्वितीय विश्व युद्ध में आप हमें साथ दे और युद्ध जीतने के बाद हम आपको एक संविधान बनाने का मौका देंगे। यानी इनका मानना है कि हम इनको प्रथम विश्व युद्ध में साथ देंगे, ठीक है, साथ देंगे तो ये क्या करेंगे, युद्ध जीतेंगे तब हमें संविधान बनाने का मौका देंगे। यानी युद्ध नहीं जीतेंगे तो हमें संविधान नहीं मिलेगा। यहाँ साफ संदेश था, ठीक है। यानी एक संविधान के प्रस्ताव लेकर के आए। हालांकि कांग्रेस ने इस प्रस्ताव के उन्होंने ठुकरा दिए। मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को उन्होंने स्वीकार किया। उनका मानना था, मुस्लिम लीग के कहते हैं कि आप हमें पाकिस्तान दे, हम आपको द्वितीय विश्व युद्ध में साथ देते हैं। लेकिन क्रिप्स ने जो है मुस्लिम लीग के इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया। जो है क्रिप्स मिशन ने कहा कि आपको द्वितीय हमें साथ देने और न देने से, साथ देने से हम युद्ध जीत नहीं रहे और न देने से हम हार नहीं रहे। इसीलिए इस वक्त ये मुद्दा पर बात करने की समय नहीं है। आप हमें युद्ध में साथ दे या न दे, आपको मुसलमानों के लिए अलग देश नहीं मिलेगा। इसके लेकर के हालांकि मुस्लिम लीग ने के कुछ सदस्यों ने जो है द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज गवर्नमेंट की सरकार की ओर से, ब्रिटिश सरकार की ओर से भाग लिया, ठीक है।
लेकिन महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने पूर्ण रूप से यहाँ पे क्रिप्स मिशन का विरोध किया। और इन्होंने, महात्मा गांधी ने ही यहाँ पे यह कह कि हमने आपको पहले भी साथ दे रखे हैं इसी आश्वासन को लेकर के, और हमें क्या मिला, यहाँ तक कि हम अपने राष्ट्रवादी और बड़े बड़े वीरों के भी महापुरुषों के भी हमने बचाने में सफल नहीं रहे, और हमें अपने लोगों से भी आलोचनाओं का झेलना पड़ा। इसके लेकर के उन्होंने कहा कि अब हम वैसी गलती नहीं करेंगे, और महात्मा गांधी ने भी क्रिप्स मिशन को यहाँ पे अस्वीकार किए, और क्रिप्स मिशन जो है असफल रहा, और क्रिप्स मिशन जो है निराशा यहाँ से वापस लौट गई। क्रिप्स मिशन जैसे ही वापस लौटा, वैसे ही महात्मा गांधी ने अब यहाँ पे उन्होंने अब आंदोलन प्रारंभ करने के इन्होंने निश्चय किया। इसके लेकर के इन्होंने ब्रिटेन में एक जुलाई 1942 में लंदन में एक समझौता हुआ था। उसके तहत कहा गया था कि भारत को युद्ध भूमि बनाया जाए, युद्ध का केंद्र बनाया जाए। इस प्रस्ताव से गांधी जी बहुत नाराज थे, और ये जो था, गांधी जी चाहे कि हम किसी भी हाल में भारत को युद्ध भूमि नहीं बनने देंगे। भारत ने हमेशा विश्व को शांति का संदेश दिया है। अगर भारत एक युद्ध भूमि बनता है, अगर ब्रिटिश सरकार के अगर युद्ध का केंद्र बनता है, तो हमेशा हमेशा के लिए अब दुनिया के इतिहास में भारत एक युद्ध के कलंकित बन के रह जाएगी, और हमारी जो शांतिवादी, जो सदियों से एक हमारा जो कल्चर, जो संस्कृति रहा है, वो सारी संस्कृति हमारे यहाँ खत्म हो जाएगी, और हम दुनिया के नक्शे और दुनिया के इतिहास में एक बदनामी के अलावा हमें कुछ नहीं मिलेगा। इससे लेकर के गांधी जी यहाँ चिंतित थे, और वो चाहते थे कि कोई बड़ा आंदोलन करे। इसके लेकर के 7 अगस्त 1942 को उन्होंने मुंबई के वर्धा में एक कांग्रेस का एक आपातकालीन कमेटी को बैठक बुलाया, और इसी बैठक में जो है अंग्रेजों भारत छोड़ो के प्रस्ताव लेके आए। और इन्होंने इस समय शर्त रखा कि उस समय अब जब आंदोलन के लेकर के, तो आप देखते हैं कि जब आंदोलन होता है तो खाने, संसाधन, ये सब की व्यवस्था करना। यहाँ पे कुछ कांग्रेस के सदस्य ने गांधी जी के इस प्रस्ताव को विरोध किए कि हम इतना बड़ा आंदोलन नहीं कर सकते हैं, सक्षम नहीं है। तो गांधी जी ने यहाँ पे कहे कि अगर ये प्रस्ताव पारित नहीं हुआ तो मैं कांग्रेस से अलग हटके भी, और कांग्रेस से बड़ा इस भूमि से, इस बालू से भी कांग्रेस से बड़ा आंदोलन और बड़ा संग्राम खड़ा कर सकता हूँ, शुरू कर सकता हूँ। कांग्रेस ये मत समझे कि मैं केवल कांग्रेस में ही रह करके हम इतना बड़ा आंदोलन कर सकता हूँ। इस बालू के भूमि से भी हम कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन हम कर सकते हैं। और इसी के बाद 8 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो के प्रस्ताव पारित किया गया, और यह नारा दिया गया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, और संभव हो तो इसी वक्त छोड़ो। अब हम आज़ादी से कम कुछ भी चीज़ से, कोई भी वस्तु से मानने वाले नहीं हैं। और इसके लेकर के भारत में अब यहाँ से असहयोग जो है, भारत छोड़ो आंदोलन जब प्रारंभ हुआ तो 9 अगस्त 1942 को सभी कांग्रेसी नेताओं को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, और इनको जेल में बंद कर दिया गया। यहाँ तक कि महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, हजारी जो है, जयप्रकाश नारायण, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, तमाम जो प्रमुख राजनेता थे, जो बड़े बड़े लीडर थे, इन सब को जेल में बंद किया गया। और इसी समय जेल से ही गांधी जी ने एक मंत्र दिए, करो या मरो। अब गांधी जी के यहाँ मानना था कि अब वह समय आ गया है जब तुम्हें आज़ादी मिल सकती है, और आज़ादी की आवश्यकता है। अब अपने देश और अपने समाज के लिए या तो कुछ करो, या अपनी जान को राष्ट्र में के नामे समर्पित कर दो, जान को राष्ट्र के नामे समर्पित कर दो। इसके लेकर के अब महात्मा गांधी ने पूरा सक्रिय हो गए। अब यहाँ कहा जाता है कि क्या गांधी जी अहिंसावाद से वो
बाहर आ चुके थे? क्या अहिंसावाद के असफलता के लेकर के वो अहिंसावाद के नीति को छोड़ चुके थे? ठीक है, तो इसके लेकर के महात्मा गांधी ऐसा नहीं था। वो उन्होंने कहा कि अब एक समय है, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के पीछे एक ही कारण था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो था, एक तो द्वितीय विश्व युद्ध में उनकी पराजय दिख रहा था। इसके लेकर के ऐसा लगा कि अगर हम यहाँ पे आंदोलन चलाते हैं, विद्रोह करते हैं, तो ब्रिटिश प्रशासन जो है हमारे आंदोलन के दबाएगा तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से हारेगा। अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अगर वो वहां जीतने के प्रयास करेगा तो उसे भारत छोड़ना पड़ेगा, उसे कुछ तो एक करना पड़ेगा। तो ये तय है कि वो फर्स्ट जो है द्वितीय विश्व युद्ध हारना नहीं चाहेगा, वो द्वितीय विश्व युद्ध को जीतने का प्रयास करेगा, और इसके बीच में वो भारत को छोड़ भी सकता। ठीक है, और ये आंदोलन में जो है, हालांकि ये आंदोलन गांधी जी के जेल जाने के बाद में लोगों ने इसका नेतृत्व स्वयं संभाला। कई बार यूपीएससी में यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रारंभ किसने किया था, इसका नेतृत्व किसने किया? तो ऑप्शन में आता है, ऑप्शन में आएगा महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और जनता। तो 1942 के जो भारत छोड़ो आंदोलन का जो नेतृत्व पूर्ण रूप से किया, तो यहाँ के पूर्ण रूप से आम लोगों ने नेतृत्व किए थे, क्योंकि 9 अगस्त तक के देश के सभी जितना भी बड़े बड़े जो लोकप्रिय नेता थे वो जेल जा चुके थे। और जेल जाने के बाद में लेकिन गांधी जी ने जिस राष्ट्रवाद और जो 30 वर्ष, जो 27, 28, 25, 26 वर्षों ने जो भारत में एकता और अखंडता के लेकर के समाज में जो समाज सुधार किए थे, जो समाज में लोगों को एकता किए थे, राष्ट्रवाद को घर घर पहुंचाए, सभी वर्गों में पहुंचाए थे, ये यहाँ पे लेकर के एक बहुत बड़ा उन्हें नेतृत्व करने में सफल भी रहे। और यहाँ पे इनका परिणाम भी मिला कि देश के प्रत्येक वर्ग को लोगों ने गांधी जी की इस आवाज़ को एक क्रांतिकारी आवाज़ समझ के, और इसमें छात्र, शिक्षक यानी समाज के सभी वर्गों ने इसमें भाग लिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस आंदोलन को दबाने के लिए उन्होंने पुलिस बल का भी जबरदस्त प्रयोग किए, हेलीकॉप्टर वायुयान से भी लोगों पर गोलियां बरसाई गई, अधिक से अधिक लोग जो है गोली के शिकार हुए, एनकाउंटर हुए, और बहुत सारे लोग जेल में चले गए, कितने को कला पानी के सजा हुआ। और इस प्रकार से आंदोलन के वो दबाने में सफल रहे, और 1944 तक भारत छोड़ो आंदोलन को ये दबा चुके थे। लेकिन सवाल तो ये था कि ये आंदोलन के दबा दिए, लेकिन जो भारतीय में, जो यहाँ के प्रत्येक नागरिकों में जिस राष्ट्रवाद के बीज को बाउल कर दिया गया, उस राष्ट्रवाद को और नेशनलिज्म को, देशभक्ति को अंग्रेज कहाँ तक दबाते, इसके लेकर के अब उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। और इसी के बाद जब हम देखते हैं कि 1946 में जो है हमारे इंडियन नेवी ने, नौसेना ने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जो है विद्रोह छेड़ दिया। उनके पास जब सेना था वो भी पीछे निकला, पीछे हट गया और हथियार डाल दिया, जिसके लेकर के अब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे अब पूरी तरह से वीक यानी एक कमजोर पड़ गई, क्योंकि अब भारत छोड़ो आंदोलन और इन विद्रोहों ने लेकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट को पूरी तरह से यहाँ पे कमजोर कर दी। और इस प्रकार से महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपना यौती दिए, अपना बलिदान दिए, अपना इन्होंने योगदान दिया। हाँ, हम मानते हैं कि महात्मा गांधी के जो आंदोलन रहा वो असफल रहा, लेकिन उन्होंने जो समाज में जो जगाने के प्रयास किए, उन्होंने जो देश में जो राष्ट्रवाद और जो एकता के कार्य किए, जो समाज को जोड़ने के कार्य किए, ये राष्ट्र निर्माण में एक बहुत बड़ा योगदान रहा, एक बहुत बड़ा यहाँ पे योगदान उनका देखा जाता है। गांधी जी यहाँ पे सभी वर्गों को समर्थन भी करते हैं। महात्मा गांधी को अगर हम फिलॉसफी एक दार्शनिक के रूप में, अगर चिंतक के रूप में देखते हैं, तो महात्मा गांधी को जिस प्रकार से ये चाहते थे कि एक तो हमारा भारतीय संस्कृति सदियों से एक महान रहा, अगर ब्रिटिश सरकार की तरह अगर हम भी खूनी संघर्ष करें, हाथ में हथियार ले लें
तोड़ फोड़ करे तो फिर उन फिरंगियों में और हमारी संस्कृति में क्या अंतर रह जाएगा। इसके लेकर के महात्मा गांधी चिंतित थे और वो चाहते थे कि हमारा संस्कृति इतना टूटा हुआ नहीं है, इतना गिरा हुआ संस्कृति नहीं है कि अपनी आज़ादी के लिए, अपनी स्वतंत्रता संग्राम के लिए हम इसके लिए जो है हम बड़े से बड़े खूनी संघर्ष करें। अगर हम आज़ाद भी हो जाते हैं तो हम देश को एक हथियार के बल पे स्वतंत्र तो करा सकते हैं, लेकिन शस्त्र के बल पर देश को चलाया नहीं जा सकता है। इसके लेकर के गांधी जी बहुत चिंतित थे और इसके लेकर के चाहते थे कि देश में विधि व्यवस्थाओं की स्थापना हो, कानून व्यवस्था है, एक अच्छे शासन व्यवस्था हो, लोगों के हित के लिए कार्य हो, समाज में सभी लोगों के लिए, सभी वर्गों के लिए कार्य करो। यानी ये राष्ट्रवाद पे भी और भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर भी इनका एक बहुत बड़ा जोर था। बॉम्बे प्लान इन्होंने गांधीवादी योजना भी लाया गया था और इनमें गांधी जी के बहुत सारी योजना कि हम भारत को आत्मनिर्भर बनाएं, क्योंकि अगर हम भारत को ये यहाँ तक कि किसी विदेशी शक्ति से भी आंदोलन में या राष्ट्र के स्वतंत्रताओं में ये कोई सहयोग लेना नहीं चाहते थे, क्योंकि सदियों से हमारे देश पे तो बहुत आक्रमण हुआ। इनका यहाँ मानना था कि अगर इस प्रकार से एक दूसरे के सहयोग लेकर के एक आक्रमण को हटाएंगे तो हमारे देश पर कई आक्रमण हुए, सैकड़ों आक्रमण हुआ है, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचे कि हम गुलाम क्यों होते हैं, हम पे आक्रमण क्यों हुआ है? अगर जिस दिन हमें ये समझ में आ जाएगा तो उस दिन से भारत पे कोई भी शक्ति सफल नहीं हो पाएगा आक्रमण करने में। और गांधी जी भारत को एक मजबूत राष्ट्र निर्माण और एक शांति प्रिय राष्ट्र को लेकर के इनके पक्ष में थे। इसके लेकर के वो भारत में कोई भी बड़ा खूनी संघर्ष या हिंसावादी पर वो उतरना नहीं चाहते थे। महात्मा गांधी ने देश के युवाओं के लिए भी आत्मनिर्भर की वकालत की। इन्होंने देश में जितना भी आंदोलन किए समाज के सभी वर्गों के लाए। इन्होंने समाज में जात पात, इन्होंने 1932 में एक हरिजन नामक एक बुक के भी रचना की और हरिजन सेवक बुक के भी रचना किए। इन्होंने दलितों पर हो रहे जुल्म और अत्याचार के लेकर के उन्हें एक हरिजन समाज, यानी हरिजन क्या अर्थ होता है, यानी हरि ईश्वर का पुत्र, यानी ये हरि का जन है, यानी ये ईश्वर का पुत्र है। इन्होंने उपाधि भी दी। इन्होंने जाति पाति आंदोलन, जात पात के इन्होंने विरोध किए। महात्मा गांधी ने समाज में सभी वर्गों को एक करने के इन्होंने प्रयास किए। महिला सशक्तिकरण पर इन्होंने बल दिया। महिलाओं को इन्होंने राजनीति में लाने के प्रयास किए। जो सदियों से जो टूटा हुआ समाज जो था और उस समाज में जो बदलाव उस समय दिखा, उसमें गांधी जी के एक 20वीं शताब्दी के एक समाज सुधारक के रूप में, एक चिंतक के रूप में, एक अहिंसावादी के रूप में भी हम एक पूर्ण रूप से देखते हैं। जब हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी में जब राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, रविंद्रनाथ टैगोर, इन सब ने जो समाज में जो बदलाव किए और इसके बाद उसके बावजूद जो हमारे समाज में बहुत बुराई था, इन बुराइयों को खत्म करने के लिए, महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में लाने के लिए इन्होंने एक कमेटी बनाई। गांव-गांव तक जा करके इन्होंने एक साबरमती आश्रम के भी स्थापना किए। लोगों को इन्होंने एकजुट करने का प्रयास किया। इन्होंने जिस प्रकार देश की परिस्थिति था उस प्रकार के इन्होंने वस्त्र भी धारण किए और इस प्रकार से देश में एक एकता, इन्होंने कहा था कि जैसा देश वैसा भेद। इन्होंने देश में एक एकता स्थापित करने के, एक समाज स्थापित करने के इन्होंने एक मुहिम चला, एक आंदोलन चला। केवल इन्हें राष्ट्रवादी ही नहीं, एक 20वीं शताब्दी के हम बहुत बड़ा समाज सुधारक भी कह सकते हैं, क्योंकि इस समय समाज में, और ऐसा नहीं है कि आज भी हमारे समाज में कई कुप्रथाएं हैं। आज भी हमारे समाज में जो छुआछूत जात पात के लेकर के आज हम गांधी को तो मानते हैं, गांधी के चलाए हुए मार्ग पे तो नहीं चलते हैं। सरकार ने उनके नाम से एक रोड बनवा दी है तो हम उन पे चल लेते हैं क्योंकि आसान हो, लेकिन गांधी के विचारों पर हम नहीं चल सकते हैं। आज भी हम जब इन महापुरुषों को सदियों से जब हमने त्रेता युग में आए, जब हमने राम के विचार से जब हम भटके तो हमें भी विनाश की सामना करना पड़ा। कई समाज में कुप्रथाएं जन्म हुआ है, तो हमें
सदियों से रहा है कि कभी न कभी हम इन विचारों को केवल नाम को लेकर के हम ज़्यादा सक्रिय रहे, लेकिन उनके विचारों पर चढ़ने का प्रयास नहीं किए। आज भी समाज में कई प्रकार के कुप्रथाएं हैं। समाज में जात पात के लेकर के आज भी कई कुप्रथाएं। हम गांधी को तो मानते हैं, गांधी को नाम के लेकर के नोट पे आ गए, गांधी के विचारों को लेकर के हम कहीं लड़ जाते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है, कभी गांधी के विचार क्या थे? वो राम राज्य की सपना देखते थे, एक ऐसी समाज की स्थापना हो जहां चोर न हो, अपराध न हो, समाज में कोई भूखे न रहे, समाज में सभी को न्याय हो, एक सामाजिक न्याय की बात करते हैं। कभी आप लोगों ने उनकी इन विचारों पर आपने सहमत और आपने विचार किया, चिंतित किया कि गांधी जी एक राम राज्य की स्थापना एवं कैसे समाज को स्थापना करने की बात करते हैं? गांधी जी सभी समाज के सभी समूहों के लोगों को एक साथ होने का, इन्होंने कहा कि हमारा राष्ट्र तब तक मजबूत और एक शक्तिशाली बना रहेगा जब तक हमारे देश के सभी वर्ग और सभी समूह के लोग लैंगिकता के भेदभाव से ऊपर होकर के वो एक होंगे, वो एक रहेंगे। कभी आप लोगों ने इस पे सोचा? नहीं। आज भी हम गांधी के लेकर के हम गांधी के हाथ में झंडा लेकर के एक संविधान के विरोध करते हैं तो दूसरा संविधान बचाने की नाम करते हैं, और इसके लेकर के आज भी हम देश में हिंसा की जैसे माहौल बनाते हैं। क्या यही हमारा गांधीवादी विचारधारा है? अगर हम अंबेडकर को विचार को मानते हैं तो क्या उन्होंने रोड पे दंगा फसाद किए, उन्होंने तोड़फोड़ किए, उन्होंने हिंसा को समर्थन किए? आप किस गांधीवादी विचारधारा में हो? या हिटलर के विचारधारा को या गांधीवादी विचारधारा को? ठीक है, क्या गांधीवादी विचारधारा ने तो कभी हिंसा को इन्होंने समर्थन ही नहीं किए, फिर आप हिंसा करते हो और आज कहते हो कि हम गांधीवादी हैं। तो आप किस गांधीवादी विचारधारा पे चल रहे हो? आप स्वयं सोचो, आपको इस पे चिंतन करने की जरूरत है। ठीक है, हम आपका विरोध नहीं कर रहे, क्योंकि आंदोलन करना, समाज में जागरूक होना, सरकार के खिलाफ अगर हमारे अधिकारों से वंचित किया जाता है या हमारे मानवीय कर्तव्य से भटकाया जाता है तो हम अपने हक को मांग सकते हैं, परंतु एक शांति प्रिय से। अगर हम गांधी को विचारों को मानते हैं तो गांधी द्वारा दिए गए विचार, उनके चिंतन पर भी आप सोचे, मंथन करें, तभी जाकर के हम एक अच्छे सशक्त राष्ट्रवाद, एक सुपर पावर भारत, एक अखंड भारत, एक शांति प्रिय राष्ट्र स्थापित करने में हम संभव हो पाएंगे। और ये हमें इन 21वीं शताब्दी के देश में तमाम युवाओं को माध्यम से कर सकते। आज जो भी हो, लेकिन कल का भारत कैसा होगा ये तय आपको करना है, हमें करना है। तो आप सोचे कि कल का भारत कैसा, कि वाकई में हम गांधी के विचारों पर इस भारत को बनाना चाहते हैं, एक सामाजिक न्याय लाना चाहते हैं। समाज में जो जात पात, जो दलित लोगों पे जो कुछ लोगों के द्वारा जो जुल्म किया जाए, दबाने के प्रयास किया जा रहा है, क्या हम इस प्रकार से करेंगे तो क्या समाज में एक सामाजिक न्याय की स्थापना हो पाएगी? नहीं हो पाएगा। हम सोचे, चिंतित करें और एक आए गांधी के विचारों को समर्थन करें और हम अहिंसावादी बने और विश्व जो है भारत को एक शांति प्रिय देश के रूप में, जिस प्रकार से हम पूरे विश्व में एक शांति प्रिय के जाने जाते हैं, आए हमारा इसी प्रकार से हमारे देश पूरे विश्व में एक शांति प्रिय रूप जाना जाए। और आइए हम सब मिलकर के एक नए भारत का निर्माण करते हैं, एक नए राष्ट्र का निर्माण करते हैं, एक वैसी राष्ट्र जहां पे एक नॉर्मल से नॉर्मल एक मजदूरी करने वाला व्यक्ति भी गर्व से कहे कि हम भारतीय हैं, और वो भी हाथ में तिरंगा उठाए। एक ऐसी राष्ट्र की स्थापना करें जहां पे जाति धर्म के आधार पे नहीं, समाज में मानवता के आधार पे सभी को न्याय हो। एक अच्छा जो है तमाम जीव जंतु से लेकर के पर्यावरण से लेकर के सबको इसमें स्थान हो, और संपूर्ण मानव का, हमारे नागरिकों का एक अच्छा स्थान हो, सबके साथ न्याय हो। हम 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाएंगे और गांधी जयंती पर हम ये शपथ लें कि हम एक नई राष्ट्र का निर्माण करें, एक ऐसी राष्ट्र जिसमें सबका हक, सबका अधिकार सुरक्षित हो, और एक राम राज्य की स्थापना करें और सब को न्याय पड़े
और हम सामाजिक न्याय दिला सके, समाज में समानता ला सके, समाज में सभी वर्गों को उनको अपना हक और अधिकार दिया जाए, नहीं किसी के जाति और धर्म के आधार पे किसी के साथ शोषण ना हो। हम ये प्रयास जारी रहेंगे और जारी करेंगे, और हम प्रयास करेंगे कि समाज में जो भी पिछड़ेपन, दबे कुचले लोगों हैं, हम इन सब के लिए भी कार्य करेंगे, एक जागरूक करेंगे, और हम प्रयास करेंगे कि हमारे समाज में ऐसी कुप्रथाओं समाप्त हो, एक अच्छा राष्ट्रवाद की स्थापना, एक नई राष्ट्र की स्थापना हो, और देश हमारा सुपर पावर हो, विश्व गुरु हो। महात्मा गांधी ने इन तमाम सोच और तमाम सिद्धांतों पर चल के देश को स्वतंत्रता में जो इन्होंने योगदान दिए, और 30 जनवरी 1948 को उनकी इस दुनिया से शहादत उठी। इसी पर जवाहरलाल नेहरू ने कहे कि आज एशिया के दिया बुझ गया, आज बापू नहीं रहे। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि देश के महान नायक सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था, जबकि इनको महात्मा की उपाधि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे, और गांधी जी को जो है बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। ठीक है, और इस प्रकार से महात्मा गांधी ने देश के राष्ट्रीय आंदोलन में अपना संपूर्ण जीवन को आहुति दिए, और देश के लिए हम उन इस बलिदान को नहीं भूल सकते। हाँ, हम मान सकते हैं कि कुछ गलतियाँ होती है, कुछ गलतियाँ आज भी हम सबसे भी होता है, लेकिन कुछ गलतियों के लेकर के इतने बड़े बलिदान को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। आए हम सब मिलकर के शपथ लें, और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर हम पूरा विश्व के संदेश दें कि हम भारतवासी विश्व में शांति स्थापित करने में हम सदियों से रहे हैं, और हम भविष्य में भी इस प्रकार के हम करते रहेंगे। और हमारी एक नई मिशन होगी कि कोरोना जैसे महामारी से हम लड़ने का भी शपथ लें, और हम प्रयास करेंगे कि सरकार की नीति को पालन करें, और बहुत जल्द से जल्द हम कोरोना महामारी से भी बाहर निकलेंगे, और विश्व में पर्यावरण को बचाने के लिए भी 2 अक्टूबर से हम शपथ लें, और जो हमारी प्लास्टिक मुक्त मुहिम चल रही है इसमें हम योगदान लें, और देश को, दिल्ली जैसे नगरों को प्रदूषण से मुक्त करें, और एक स्वच्छ हवा लाएं। यही हमारी इस बार की मिशन रहेगी। तो आप 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में महात्मा गांधी के इन जयंती पे जो है आप शपथ लें, और एक राष्ट्र निर्माण में अपना आहुति दे, अपना बलिदान दे। जय हिंद, जय भारत।